मात्र 39 साल की उम्र में इस इंसान ने न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी, बल्कि क्रांति की एक ऐसी मशाल जलाई जो कि उसके मरने के 50 सालों बाद तक भी जिंदा रही। 15 साल की उम्र में जब इसे कॉलेज की तरफ से एक पॉलिटिकल रैली में जाने को कहा गया, तब इसने कहा था, रैली में जाऊं ताकि पुलिस डंडे मारकर भगा दे। अगर मुझे रैली में भेजना है तो एक गन दे दो। चे गेवारा ने क्यूबा का ना होते हुए भी इस देश को अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट के चंगुल से निकालने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इन्होंने न केवल क्यूबा बल्कि और भी कई देशों की आजादी की लड़ाई लड़ी। वो बात अलग है कि आज कुछ लोग इन्हें एक हीरो के तौर पर देखते हैं, तो कुछ के लिए ये एक जिद्दी क्रांतिकारी ही रह गए जो केवल अपने विचारों का सम्मान करना जानते थे। और वही कुछ देश ऐसे भी है जहाँ चे गेवारा मात्र एक टेररिस्ट के तौर पर जाने गए। क्यूबा को अपने हाथ में लेने के बाद चे गेवारा चाहते तो पूरी जिंदगी फिडेल कैस्ट्रो के साथ क्यूबा पर राज कर सकते थे, लेकिन चे गेवारा का जीवन केवल एक देश को आजादी दिलाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये इस दुनिया से ही कैपिटलिज्म को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहते थे। चे गेवारा एक बॉर्न रेबेलियन थे जिनकी जिंदगी का मकसद ही क्रांति को जिंदा रखना था। अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश ने इन्हें टेररिस्ट कहा, तो वही दूसरी तरफ कम्युनिस्ट देशों ने इन्हें रेवोल्यूशनरी कहा। लेकिन सच तो यह है कि इंसान का कैरेक्टर कभी भी पूरा व्हाइट या पूरा ब्लैक नहीं होता है, तो ऐसे में चे गेवारा को एक ही डेफिनेशन में बांधना सही नहीं होगा। आखिर कौन थे ये चे गेवारा और क्यों इनकी डेथ के 50 साल बाद भी इन्हें इतिहास भुला नहीं पाया? क्यों आज भी चे गेवारा को रेवोल्यूशनरीज का पोस्टर बॉय माना जाता है? चे गेवारा हमेशा से चे गेवारा के नाम से नहीं जाने जाते थे, बल्कि इनका असली नाम अर्नेस्टो राफेल गेवारा था, जो इन्हें इनके जन्म से ही मिला था। चे का जन्म रोसारियो अर्जेंटीना में अर्नेस्टो गेवारा लिंच और सीलिया डे ला सेरना वायलोसा के घर 14 जून 1928 को हुआ, जहां 5 बच्चों में ये घर के सबसे बड़े लड़के थे। इनका परिवार एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में काउंट किया जाता था, जिस वजह से चे को कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं झेलनी पड़ी। कहने को इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था, लेकिन इनके एंसेस्टर्स आयरलैंड के थे, जिस वजह से बचपन से ही चे ने अपनी दादी से आयरलैंड की कई कहानियां सुनी और बड़े होते होते चे ने आयरलैंड के बारे में इतना पढ़ा कि इन्हें वहाँ न रहते हुए भी वहाँ के बारे में छोटी से छोटी खबर रहती थी। यही नहीं, चे को छोटे से ही पढ़ने का काफी शौक था, जिस वजह से इन्होंने अपने घर की हर एक किताब को पढ़ डाला था। इनके घर में 3000 बुक्स की एक लाइब्रेरी थी, जहां चे अपना आधे से ज्यादा समय बिताते। चे को पढ़ने के साथ साथ कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने में भी काफी इंटरेस्ट था। इन्होंने अपने ही घर के गैराज में एक लेबोरेटरी खोली थी, जहाँ ये कई केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। चे बचपन से ही अस्थमा का शिकार हो गए थे। हालांकि कमाल की बात यह है कि अस्थमा होने के बाद भी चे एक बेहतरीन एथलीट, स्विमर, फुटबॉलर, शूटर, साइकिलिस्ट और नेशनल लेवल रग्बी प्लेयर थे। यही नहीं, 12 साल की उम्र तक चे ने अपने फादर से कमाल का चेस खेलना भी सीख लिया था। साथ ही काफी कम उम्र से ही चे पोइट्री और पॉलिटिक्स दोनों में इंटरेस्टेड थे, जिस वजह से इन्होंने पाब्लो नेरूदा और जॉन कीट से लेकर कार्ल मार्क्स, विलियम फॉकनर, व्लादिमीर लेनिन जैसे कई लीडर्स को बचपन में ही पढ़ लिया था, जिस वजह से नॉलेज के मामले में चे का मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अपने इसी डीप इंटरेस्ट के कारण चे कमाल के इंटेलेक्चुअल भी माने जाते थे। 1948 में चे ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनो एरीज में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया और यहीं से चे के दिल में दुनिया को एक्सप्लोर करने का आइडिया भी आया, जिस वजह से इन्होंने अपनी इसी पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के 2 टूर किए, जिन्होंने चे की दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इन्होंने अपना पहला सफर नॉर्दर्न अर्जेंटीना के रूरल प्रोविंसेस तक तय किया, जो करीब 4500 किलोमीटर का था। हैरानी की बात यह है कि चे ने इस सफर को अकेले ही एक छोटे इंजन लगे बाइसिकल की मदद से पूरा किया था। अपने फर्स्ट एक्सपेडिशन के बाद चे ने अर्जेंटीना में कुछ समय के लिए एक मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया और फिर कुछ सालों के बाद ही दोबारा पूरे 8 महीनों के लिए अपने दूसरे और सबसे यादगार सफर पर निकल गए। यही ट्रिप चे की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस ट्रिप पर वो अपने दोस्त अल्बर्टो ग्रेनाडो के साथ 1952 में 8000 माइल्स की मोटरसाइकिल जर्नी पर निकले और फिर उनकी जिंदगी और उनकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अपनी पूरी जर्नी के दौरान चे ने कई देश, शहर और गांव घूमे। हर जगह इन्हें कई चीजें जानने और सीखने को मिली,
लेकिन एक चीज जिसे इन्हें अंदर तक झकझोर के रख दिया वो थी पेजेंट्स, फार्मर्स और पुअर्स की कंडीशन। इन्होंने लोगों को चंद पैसों के लिए घंटों कड़ी धूप में काम करने के बाद भी बिना किसी चादर के सोता देखा। सड़कों पर भूख से रोते बिलखते बच्चे और बूढ़े देखे। इन्होंने देखा कि कैसे कैपिटलिज्म के चलते अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। चे अपनी पूरी जर्नी के दौरान अपने साथ एक डायरी भी रखता और जगह जगह तारीख और समय के साथ उसमें अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखता जाता। बाद में चे के इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को द मोटरसाइकिल डायरीज के नाम की एक किताब का नाम मिला, जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है। साल 2004 में सेम इसी नाम से एक फिल्म भी बनी जिसमें चे की पूरी मोटरसाइकिल जर्नी को दिखाया गया है। इस जर्नी के बाद ही चे ने पॉलिटिक्स और रेवोल्यूशंस में एक्टिव रहना शुरू कर दिया था। इनके इस सफर ने इन्हें इतना बदल दिया कि एक रिच फैमिली से होने के बाद भी चे ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करने में निकाल दी। इस मोटरसाइकिल जर्नी के दौरान चे ने जब लैटिन अमेरिकन देशों में गरीबी और बदहाली से परेशान जनता का ऑपरेशन देखा तो चे एक नए नाम चे गेवेरा और एक नई सोच के साथ वापस आया। इस बार जो गेवेरा लौट कर आया था उसने कैपिटलिज्म के खिलाफ क्रांति छेड़ दी थी। चे ने अपने रेवोल्यूशंस की शुरुआत ग्वाटेमाला से 1953 में की। उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट जैकोबो आर्बेन्स थे, जो सोसाइटी में सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस को ठीक करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन उस समय कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले अमेरिका को आर्बेन्स का ये सोशल रेवोल्यूशन कुछ खास रास नहीं आया, जिस वजह से अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो आर्बेन्स की सरकार को ग्वाटेमाला से जड़ से खत्म कर देंगे। और कुछ सालों के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका ने CIA की मदद से आर्बेन्स को अपने पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और ग्वाटेमाला में अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया। इस वक्त तक चे अमेरिका के हर स्टेप को क्लोजली फॉलो कर रहे थे और ग्वाटेमाला में अमेरिका के इस तख्ता पलट से काफी नाराज थे। चे समझ गए थे कि अमेरिका आने वाले समय में भी हर प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट्स को अपोज करेगा, जिस वजह से चे ने वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशंस के लिए कई प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। और इस रेवोल्यूशन की शुरुआत ग्वाटेमाला से हुई, जहां अमेरिका को सबक सिखाने के लिए चे ने कई रेबेलियन ग्रुप्स को ज्वाइन किया जो आर्बेन्स की सरकार को हटाए जाने से खफा थे। लेकिन उस समय एक पावरफुल ग्रुप का हिस्सा न होने के कारण आखिरी में चे को ग्वाटेमाला से अलविदा कहना पड़ा। वैसे ग्वाटेमाला ही वो जगह थी जहां अर्नेस्टो राफेल गेवेरा को चे गेवेरा का नाम मिला। ग्वाटेमाला के रेवोल्यूशन में असफलता मिलने के बाद 1954 में चे ने मेक्सिको जाने का फैसला लिया और एक जनरल हॉस्पिटल के एलर्जी सेक्शन में डॉक्टर के तौर पर काम करने लगा। लेकिन यहाँ भी चे ज्यादा वक्त तक अपनी किस्मत से भाग नहीं पाए और कुछ ही समय में उनकी मुलाकात क्यूबन ब्रदर्स फिडेल और राउल कैस्ट्रो से हुई, जो क्यूबा से अमेरिका की कठपुतली सरकार को उखाड़ फेंकने पर काम कर रहे थे। दरअसल क्यूबा में उन दिनों फुल्जेंशियो बटिस्टा का राज था, जो क्यूबा के मिलिट्री डिक्टेटर और अमेरिका की कठपुतली थे, जिसके खिलाफ फिडेल कैस्ट्रो ने जंग छेड़ रखी थी। क्यूबा के इंडिपेंडेंस के बाद से ही अमेरिका क्यूबा पर अपने कंट्रोल के लिए क्यूबा की सरकार को फंड करती और इनडायरेक्टली क्यूबा पर अपना राज बनाए रखती है। बटिस्टा की सरकार सिर्फ अमेरिका को खुश रखने की कोशिश में लगी रहती थी। देश की हालत खराब थी और चारों तरफ गरीबी और बदहाली के हालात थे। देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ था। ऐसे में फिडेल कैस्ट्रो एक ऐसे शख्स थे जो अमेरिका की फुल्जेंशियो बटिस्टा सरकार के खिलाफ खड़े हो गए और देश भर में बगावत कर दी। धीरे धीरे पूरे क्यूबा के मिडिल क्लास लोग उनके साथ आ खड़े हुए। वो सालों से क्यूबा में कम्युनिज्म को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें तब तक कुछ सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर जून 1955 में फिडेल की मेक्सिको सिटी में चे गेवारा से मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक साथ मिलकर क्यूबा से बटिस्टा की डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए दोस्ती कर ली। इसके बाद चे अपने वेपनाइज्ड रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट के साथ क्यूबा में दाखिल हो गए। फिडेल कैस्ट्रो चे गेवारा के आइडियाज और सोच से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे चे को अपने 26 जुलाई मूवमेंट का मेंबर बना लिया। इस मूवमेंट के तहत फिडेल कैस्ट्रो, उनके भाई और कुछ 82 वेपनाइज्ड रेवोल्यूशनरीज का एक ग्रुप क्यूबा की बटिस्टा सरकार को ओवरथ्रोन करने की कोशिश करता है, जिसे खुद चे और फिडेल ने मिलकर ट्रेन किया था। चे इस मूवमेंट के दौरान कॉम्बैट मेडिसिन बनाने और मिलिट्री ट्रेनिंग देने का काम करते थे,
जिसमें मेनली हिट एंड रन गुरिल्ला वॉरफेयर को अपना मेन फोकस बनाया जाता था। ट्रेनिंग में अपनी पूरी जान लगा देने के बाद फाइनली कैस्ट्रो एंड चे ने क्यूबा में चुपचाप घुसने के लिए एक ग्रैंडमा नाम की पुरानी और लीक्ड कैबिन क्रूजर का इस्तेमाल किया। लेकिन इससे पहले चे और कैस्ट्रो का ग्रुप क्यूबा में लैंड करता, बटिस्टा सरकार को इनके इन्वेजन के बारे में पता चल गया और उन्होंने बुरी तरह से 26 जुलाई मूवमेंट को खत्म कर दिया। बटिस्टा की आर्मी के आगे चे और कैस्ट्रो के 82 लोगों की टीम कमजोर पड़ गई और ऑलमोस्ट सारे लोग मारे गए। बचे हुए लोगों में चे भी शामिल थे, जो भागकर सिएरा माएस्ट्रा के माउंटेन्स में छिप गए। अब चे और फिडेल के पास एक ही विकल्प था, लोगों को गन थमाया जाए और हिंसक तरीके से क्यूबा में तख्ता पलट किया जाए। जुलाई मूवमेंट के बुरी तरह से फेल होने के बाद भी चे और कैस्ट्रो ने हार नहीं मानी और इस बार सिएरा माएस्ट्रा माउंटेन्स में अपनी एक नई फोर्स बनानी शुरू कर दी। इस बार तैयारी और लोग दोनों ही पहली बार से ज्यादा थी। यहाँ चे और कैस्ट्रो को लोकल लोगों का फुल सपोर्ट मिला। यहाँ के लोग चे और कैस्ट्रो के आइडिया से काफी प्रभावित थे। सिएरा माएस्ट्रा में रहने के दौरान चे नोटिस करता है कि वहाँ ना तो बच्चों के लिए एक भी स्कूल है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी है। साथ ही सिएरा माएस्ट्रा के 40% से भी ज्यादा अडल्ट्स इलिटरेट है। वॉर की तैयारी के साथ ही चे यहाँ ग्रेनेड्स बनाने के लिए कई फैक्ट्रीज को खोलता है। खाने की परेशानी खत्म करने के लिए ब्रेड बेकरीज खोली जाती है और साथ ही वॉर से हटकर चे यहाँ कई स्कूल्स को भी खुलवाता है। यही नहीं, एक डॉक्टर होने के नाते चे का हेल्थ केयर पर भी पूरा फोकस होता है, जिस वजह से वो हेल्थ क्लिनिक्स ओपन करवाता है। न्यूज़पेपर्स को भी सिएरा माएस्ट्रा में अवेलेबल किया जाता है, जिससे दुनिया से अलग होने के बाद भी उन्हें सारी इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। इतना सब कुछ करने के बाद चे लोगों के बीच बहुत मशहूर होने लगता है। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं और यहीं पर उनकी चे के एक और चेहरे से मुलाकात होती है। जब क्यूबा में फिडेल की सरकार बन गई तो चे ने अपने ओपोनेंट्स को कुचलना शुरू कर दिया। अब जब भी चे को किसी पर शक होता तो वो उन्हें मौत के घाट उतार देता। दरअसल चे का मानना था कि डिसिप्लिन और कम्युनिज्म हर इंसान में होना चाहिए, इसलिए जो लोग उसकी बातें नहीं मानते थे या फिर गन ट्रेनिंग या एजुकेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, चे उन्हें मारने में 2 पल का भी वक्त नहीं लगाता था। चे को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती थी, वो शक के आधार पर किसी को भी एग्जीक्यूट करने से नहीं चूकता था। उसे बस शक होना चाहिए था कि सामने वाला आदमी उनके खिलाफ है, बस इसी आधार पर वो लोगों को मार देता था। एक लंबे समय तक खुद को और अपनी फोर्स को पूरी तरह से तैयार करने के बाद कैस्ट्रो और चे ने धीरे धीरे बटिस्टा सरकार के खिलाफ जीत दर्ज करनी शुरू कर दी। इन पहाड़ों में ही रहकर चे ने अपनी फोर्स को गुरिल्ला टैक्टिक्स में इतना माहिर कर लिया कि यूएस एयर फोर्स भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। दोनों मिलकर यूएस और बटिस्टा सरकार को मात देने लगे। वैसे यूएस यहाँ बटिस्टा सरकार का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि यूएस हमेशा से क्यूबा पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए क्यूबा में अपनी एक कठपुतली सरकार चलाना चाहती थी और उस समय इस काम को कोई और नहीं बल्कि बटिस्टा ही कर रहा था। यूएस एयर फोर्स और बटिस्टा की पुअर मिलिट्री को लगातार चकमा देने के कारण कैस्ट्रो और चे लोकल्स में तेजी से पॉपुलर होने लगे और धीरे धीरे इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। देखते ही देखते इन लोगों ने करीब 800 लोगों को खुद से जोड़ लिया था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जनवरी 1, 1959 को कैस्ट्रो ने क्यूबन मिलिट्री को सामने से चुनौती दी और एक बड़ी जीत हासिल की। कैस्ट्रो के क्यूबा में जीत के साथ ही अमेरिका ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए और क्यूबा में फाइनली कैस्ट्रो का राज आ गया, जिसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि चे का ही था। क्यूबा में सरकार बनने के साथ ही कैस्ट्रो ने खुद को क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया और चे को सेकंड इन कमांड बनाया गया। कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी चे को ही सौंपी गई, जिसका मेन कारण कैस्ट्रो का चे की काबिलियत पर विश्वास था। लेकिन बरसों तक क्यूबा में कम्युनिस्ट सरकार लाने की कोशिश करने वाले चे को ये डर सताने लगा कि क्यूबा में अभी भी कैपिटलिस्ट को पूजने वाले लोग बाकी है और इसी सोच के साथ क्यूबा में दहशत फैलाने का काम भी शुरू हुआ। जनवरी 8, 1959 को हवेना में एंट्री के साथ ही चे को ला कबाना प्रिजन का कमांडर बनाया गया, जहां चे ने कैस्ट्रो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर शख्स को मौत के घाट उतार दिया। कुछ को जेल में सड़ने के लिए बंद कर दिया तो कुछ को टॉर्चर कर करके कैस्ट्रो के फेवर में कर दिया।
कैस्ट्रो ने चे को वक्त के साथ और जिम्मेदारियां दी, जैसे बाद में उन्हें चीफ ऑफ द इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ क्यूबा और प्रेसिडेंट ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री भी बनाया गया। यही नहीं, चे क्यूबा की ओर से एक कमाल के डिप्लोमेट का काम भी करते थे। ये दुनिया भर में क्यूबा का पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रखते और एंटी कैपिटलिज्म को लेकर अपने आइडियाज दुनिया तक पहुंचाते। कई बार तो इन्होंने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज को ही खुलकर क्रिटिसाइज किया। ये कैस्ट्रो की तरह ही अपने विचारों को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। चे गेवारा का मानना था कि देश के व्यक्ति को परफेक्ट होना चाहिए और वो परफेक्ट तभी हो सकता है जब वो पूरी तरह से कम्युनिज्म को मान ले और उसे समझ ले और अपने सारे कंडक्ट्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड रखे। अगर लोग ऐसा नहीं करते तो वो परफेक्ट नहीं है और ना ही उन्हें क्यूबा में जीने का कोई अधिकार है। 1960s के दौरान क्यूबा में पहली बार क्यूबन कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था, जहां चे लोगों को न्यू मैन बनाने के लिए डाल दिया करता था। चे का मानना था कि कड़ी मेहनत करके इंसान एक मैन की तरह इवॉल्व हो सकता है और ये कंसंट्रेशन कैंप्स उन्हें सुधारने और रास्ते पर लाने के लिए है। इन कैंप्स में सैकड़ों एफ्रो क्यूबन प्रीस्ट को डाल दिया जाता था और उनसे जी तोड़ मेहनत करवाई जाती थी, जिससे कि वो एंटी कम्युनिस्ट मोरल्स को छोड़ दे और न्यू मैन की तरह इवॉल्व हो जाए। अपने समय में चे ने क्यूबा में कई रिफॉर्म्स किए, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस अग्रेरियन रिफॉर्म्स को माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले तो अमेरिका की सभी इंडस्ट्रीज को अपने अंडर में ले लिया और उनकी लैंड्स भी छीन ली गई और सभी इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म होता चला गया। यही नहीं, जिस तरह से चे ने सिएरा माएस्ट्रा में लिटरेसी पर ध्यान दिया था, ठीक उसी तरह क्यूबा में भी एजुकेशन पर इन्होंने काफी काम किया, जिसका असर ये निकला कि 1959 से पहले क्यूबा का जो लिटरेसी रेट केवल 60% के करीब था, ईयर एंड तक वही लिटरेसी रेट 96% तक पहुंच गया। वैसे चे को जब फाइनेंस मिनिस्टर और नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट का पद मिला तो इन्होंने सबसे पहले सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी पर काम करना शुरू कर दिया। ये नहीं चाहते थे कि क्यूबा में कोई भी करप्शन या ऊंच नीच रहे। इवन ये अपने रिफॉर्म्स को लेकर इतने सीरियस थे कि इन्होंने अपनी खुद की वाइफ को सरकारी फायदों का लाभ उठाने के लिए एकदम मना किया था। चे अपने किसी भी गवर्नमेंट बेनिफिट का इस्तेमाल ऑफिस के बाहर नहीं किया करते थे। इनका मेन मकसद क्यूबा के लोगों को यूनिटी और इक्वालिटी का पाठ पढ़ाने का था, जिसके लिए ये ईगोइज्म और सेल्फिशनेस के एकदम खिलाफ थे। इस वक्त तक चे ने पब्लिक स्पीचेस देना और आर्टिकल राइटिंग करना भी शुरू कर दिया था। इनकी कुछ फेमस राइटिंग्स में मैन एंड सोशलिज्म इन क्यूबा, गुरिल्ला वॉरफेयर 1961 आती है। अमेरिका से लगातार टकरार के बाद चे और कैस्ट्रो ने सोवियत यूनियन से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। क्यूबा और सोवियत के रिलेशंस केवल ट्रेड पर बेस्ड नहीं थे, बल्कि दोनों के सरकार चलाने का तरीका भी सेम था। दोनों ही कम्युनिज्म के सपोर्ट में थे। हालांकि सोवियत यूनियन का क्यूबा को सपोर्ट करने का मकसद केवल अमेरिका को नीचा दिखाना था, क्योंकि ये वो वक्त था जब अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों ही देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। यूएसएसआर को पता था कि अमेरिका को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई उनकी नाक के नीचे बैठकर सोवियत की भाषा बोले। हालांकि हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमेरिका को यूएसएसआर और क्यूबा के रिलेशन से इतनी नफरत होने लगी कि इन्होंने सबसे पहले क्यूबा में अपनी सारी अमेरिकन कंपनीज को बंद करवा दिया। क्यूबन लोगों को भी अमेरिकन से दोस्ती रखने में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिस कारण क्यूबा के लोगों ने मानो जैसे कैपिटलिज्म का नाम अपने देश से उखाड़ फेंकने का मन ही बना लिया था। क्यूबा के ऐसे बदलते रंग को देखकर अमेरिका इरिटेट हो जाता है और क्यूबा से सभी डिप्लोमेटिक रिलेशन को कट ऑफ कर लेता है और क्यूबा के अगेंस्ट बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को प्लान करता है। इसे अंजाम देने के लिए अमेरिका में क्यूबा के ही कुछ एग्जाइल्ड क्यूबन्स को ट्रेन करके प्रॉपर हथियार पहुंचाकर कैस्ट्रो सरकार के खिलाफ भड़का दिया गया। लेकिन कैस्ट्रो की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी कि बे ऑफ पिग्स में अमेरिका की ये साजिश धरी की धरी रह गई और क्यूबा ने इस अटैक को बुरी तरह मात दे दिया। क्योंकि इस अटैक में तो क्यूबा का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन फिडेल कैस्ट्रो और चे गेवारा का गुस्सा काफी बढ़ गया। इसके बाद यूएसएसआर ने उन्हें क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करने की पेशकश की, जिसे चे और फिडेल दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया।
यहाँ यूएसएसआर ने क्यूबा और अमेरिका की दुश्मनी की आग पर अपनी रोटी सेकनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्यूबा को लगा कि मिसाइल इंस्टॉल होने से अमेरिका अब दोबारा उन्हें तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। क्यूबा में हुए इस इंस्टॉलेशन के बाद विश्व के दो बड़े देश यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के खिलाफ जंग के मैदान में उतर गए। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया था कि किसी भी क्षण तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो सकती थी। इस टॉपिक पर हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नाम से एक अलग वीडियो भी बनाई है, जिसे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हालांकि दोनों देशों के प्रयासों और पीस मेकिंग थॉट्स के चलते यूएसएसआर ने क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल को हटा लिया और दोनों देश युद्ध की सिचुएशन से बाहर निकल गए। हालांकि फिडेल और चे किसी भी हालात में क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन यूएसएसआर के प्रेशर की वजह से जब क्यूबा से मिसाइल्स उठा ली गई तो क्यूबा और यूएसएसआर के रिश्तों में भी दरार आ गई। दिसंबर 1964 में चे ने न्यूयॉर्क का दौरा किया और इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में ही खड़े होकर यूएस को भर भर के क्रिटिसाइज किया। चे अमेरिका के क्यूबा के पर्सनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस और क्यूबन एयर स्पेस में निगरानी रखने को लेकर काफी नाराज थे, जो इस असेंबली में उन्होंने साफ तौर पर जाहिर भी किया। अब चे क्यूबा में एक अच्छी जिंदगी तो जी रहे थे, लेकिन उनका रेवोल्यूशनरी मन अब साउथ अमेरिका के दूसरे देशों की तरफ बढ़ रहा था, जहां वो अब क्यूबा की तरह ही रेवोल्यूशन लाकर कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जिस वजह से कैस्ट्रो से बातचीत करने के बाद फाइनली वो अपने अंदर की क्रांति को जगाए रखने के लिए क्यूबा से चले गए। अगले 2 सालों तक किसी को भी चे के एग्जिस्टेंस की कोई खबर नहीं मिली। कुछ लोगों को तो लगा कि चे अब इस दुनिया में ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा था नहीं। चे चुपचाप रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो में अपनी क्रांति को जलाए रखने पर काम कर रहे थे। यहाँ ये पैट्रिस लुमुम्बा बटालियन के साथ मिलकर एक सिविल वॉर का हिस्सा बन गए, लेकिन चे ने जब पैट्रिस की आर्मी का हाल देखा तो वो हैरान रह गए। दरअसल पैट्रिस के पास जो भी लोग सरकार के खिलाफ थे वो ना तो ट्रेन थे और ना ही इनके पास कोई प्रॉपर प्लान था। हालांकि चे ने पैट्रिस की फोर्स को काफी ट्रेन भी किया, लेकिन एंड में रिजल्ट ये निकला कि चे को यहाँ से भी बचकर भागना पड़ा। चे का रेवोल्यूशन यहाँ पूरी तरह से फेल हो गया। कॉन्गो से भागने के बाद चे ने 1966 में बोलीविया में रेवोल्यूशन का प्लान बनाया और सेंटा क्रूज रीजन में सीक्रेटली एक गुरिल्ला ग्रुप को लीड करना शुरू कर दिया। शुरुआत में चे के इस ग्रुप को कुछ सक्सेस मिली भी, लेकिन बोलीविया की आर्मी काफी ज्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही बोलीवियन सरकार का साथ यहाँ सीधे सीधे अमेरिका की CIA दे रही थी, जिस वजह से एक समय के बाद चे और उसके गुरिल्ला ग्रुप को लगातार बोलीवियन आर्मी से भागना पड़ा। लेकिन चोरी छुपे का ये खेल ज्यादा समय तक नहीं चला और 7 अक्टूबर 1967 को एक लोकल आदमी ने CIA को चे का पता बता दिया, जिसके बाद 8 अक्टूबर 1967 को CIA और बोलीवियन आर्मी करीब 1800 लोगों की फोर्स को लेकर चे को पकड़ने के लिए पहुंच गई। यहाँ चे के बचने के काफी अटेम्प्ट्स के बाद भी बोलीवियन आर्मी चे को कैप्चर कर लेती है और ले जाकर एक स्कूल में रखते हैं, जहां वो अपनी आखिरी रात बिताते हैं और फिर फाइनली इन्हें मारने के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं। मारियो टेरान को चे को मारने का काम दिया जाता है, लेकिन चे के सिर में एक भी गोली न मारने को साफ तौर पर बोला जाता है, जिसके बाद मारियो चे के पास पहुंचते हैं। चे को पता चल जाता है कि अब उसके जीवन के कुछ आखिरी पल ही बचे हैं और इसी पल में चे चिल्लाकर कहते हैं कि आई नो यू आर हियर टू किल मी, शूट कावर्ड, यू आर ओनली गोइंग टू किल अ मैन। जिसके बाद मारियो चे के सिर को छोड़कर उसकी बॉडी में पूरी 9 गोलियों को लगातार दागता है और चे का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। चे की मौत के बाद बोलीवियन सरकार चे के हाथों को काटकर अपने पास रख लेती है, जिससे चे के फिंगरप्रिंट से ये साबित हो सके कि ये कोई और नहीं बल्कि चे गेवारा ही है। चे की मौत के बाद क्यूबा में कैस्ट्रो ने पब्लिक को चे की मौत की खबर दी और एक पब्लिक मौन रखा गया। लोग चे की मौत से काफी शॉक्ड थे। किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक समय पर इतना बड़ा क्रांतिकारी रहा चे गेवारा इतनी आसानी से इस दुनिया को अलविदा कह गया। चे की मौत के सालों बाद 1997 में चे और उसके साथियों के रिमेन्स को क्यूबा में लाया गया और पूरे सम्मान के साथ चे के लास्ट राइट्स को पूरा किया गया। चे गेवारा के सम्मान में ही उसके बर्थ प्लेस रोसारियो अर्जेंटीना में 2008 में इनका एक स्टैचू भी बनवाया गया। चे को केवल उस समय नहीं बल्कि आज भी लोग रेवोल्यूशंस के फादर और रिबेलियंस के चेहरे के रूप में देखते हैं।
चे का पूरा जीवन केवल एक रिबेलियन के तौर पर ही निकल गया। वो चाहते तो कैस्ट्रो की तरह ही क्यूबा में हमेशा के लिए एक शान भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन अपनी सोच पर अटल रहने वाले चे ने जीवन के आखिरी पल तक एक क्रांतिकारी बने रहने को ही स्वीकार किया। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।